नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आप देख रहे हैं गांव के लोग। आज हम लखनऊ में हैं गजल सराय के प्रणेता बी.आर. विप्लवी जी के साथ। बाहर ये शोर सुनाई दे रहा है शहीद पथ का, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही और हॉर्न है। लेकिन इसके ही बीच हमको अपनी बात कहनी है आमने सामने में। विप्लवी जी के 3 काव्य संग्रह आ चुके हैं, तशनगी का रास्ता, सुबह की उम्मीद और प्यासी प्यास। साथ ही उनका एक खंड काव्य प्रवंचना भी प्रकाशित हो चुका है। उनकी वैचारिकी की एक किताब दलित दर्शन की वैचारिकी भी पाठकों के बीच आ चुकी है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पर। विप्लवी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी तो पर्णा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी देखने सुनने वालों का भी अभिवादन और अभिनंदन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आपका पहला खंड काव्य जो संग्रह था वो आपने 1978 में 21 वर्ष की आयु में ही पूरा कर लिया, लेकिन उसको प्रकाशित होने में या पाठकों के समक्ष आने में 3.5 दशक का समय लगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जबकि आजकल जो नए लेखक हैं या कवि हैं वो कुछ लिखते हैं और तुरंत उनमें छपास की एक प्रवृत्ति होती है कि वो तुरंत छपना चाहते हैं, तुरंत किताब फॉर्म में अपनी चीज़ें लाना चाहते हैं। तो क्या कारण था? और जो प्रवंचना आपने नाम दिया वो वंचित समुदाय की किन बातों को उसमें आपने शामिल किया और छंदबद्ध आपने उसमें कविताएं कहीं, तो इस बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी बहुत अच्छा। तो प्रवंचना जैसा आपने बताया 1978 में जब मैं बीएससी में था तो तभी इसकी रचना हुई, और गर्मी की छुट्टियां जब होती थी उन्हीं दिनों। छपाने का जहाँ तक सवाल है, वो हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे, हमें पता नहीं था कहाँ छपता है, कौन प्रकाशन होता है, कैसे है। वो सब चीज़ें बहुत दूर की कौड़ी थी हम लोगों के लिए। हमारे कुछ मित्र जो है, बड़े भाई साहब के जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि चलो चंदा लगा के छपवाया जाए। तो उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। हमने कहा ये ठीक बात नहीं होगी, ये जो है हमारे उसके जो है माने प्राइड और उसके खिलाफ होगी, जो है ना खुदी के खिलाफ होगी ये। तो फिर वो काम बंद कर दिया गया। तो फिर हमें पता चला कि भाई एक जो है यहाँ पर बहुजन प्रकाशन केंद्र है शहादतगंज लखनऊ में। तो उनसे मैंने कहीं से किसी किताब से पता लेकर के उनको पत्र व्यवहार किया। तो उन्होंने कहा भाई छप तो जाएगी, 600 रुपये लगेगा इसका। तो उस जमाने में 1978 में 600 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ थी ना। तो हमने कहा कि भाई साहब छोड़ दीजिए इसको, जो है 600 रुपये कहाँ से हम लाएंगे, हैं, और चलिए रहने दीजिए इसको। तो कुल मिला करके जो है कोई प्रकाशक हम लोगों को जो है, हम लोग खुद ही नहीं पहुंच पाए प्रकाशक तक, और फिर वो चीज़ें आई गई अपना रह गई। फिर जब मैं नौकरी में आया तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हमने 1-2 लोगों से चर्चा किया, पढ़ा लोगों ने, तो कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है, इसको तो छपवाइए। अब तो पैसे की आपको जो है इतना तो खर्च कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये करीब 2011 में ये पुस्तक जो है हमने प्रकाशित कराई, जो प्रवंचना। अब जहाँ तक प्रश्न का दूसरा भाग है कि प्रवंचना में जो है क्या दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें हमने बीएससी तक जो है, जो नॉलेज होता है आदमी का, जो ज्ञान होता है, जो पढ़ा लिखा जितना सीखा होता है, तो हमने सोचा था कि ये खंड काव्य जो है एक किसी ऐसे चरित्र पर लिखा जाए जो कि जातीय उत्पीड़न के कारण जो है वो समाज में जो है वो उपेक्षित रहा हो। तो हमने रामचरितमानस, चूंकि हमारे ग्रैंडफादर जो है रामचरितमानस उनको पूरा याद था, तो उसी का वो पाठ किया करते थे। तो हमको उसमें एक पात्र दिखाई दिया वाली, वाली और सुग्रीव। तो उसमें हमारे ग्रैंडफादर बताया करते थे कि भगवान राम ने वाली को छिप करके मारा था पेड़ों की आड़ से। तो मैं सोचता था कि भगवान भी हैं और छिप करके मार रहे हैं, ये क्या बात है, ये कोई बात हुई? वो तो चाहे तो दुनिया को फूंक के उड़ा दे। दादा सुनाते थे कि भ्रिकुटी विलाप सृष्टि लय होई, कहते थे कि भ्रिकुटी का विलाप हो जाए भगवान के तो सृष्टि का लय हो जाए। हमने कहा जो सृष्टि का लय करने वाला वो छुप के मार रहा है। तो तुलसीदास कहते हैं कि नहीं, ये तो लीला दिखा रहे हैं। अरे हमने कहा लीला भी दिखा रहे हैं तो कुछ इसमें चोरी जरूर है भाई, इसमें इसको देखो जरा। तो फिर मैंने बड़ा इस पे सोचा, चिंतन किया, तो मुझे लगा कि नहीं,
बाली और सुग्रीव, जिसको कि बंदर कहा गया है, बानर जाति आज भी जो है टाइटल है लोगों का बिहार में, बानर। हमारे ऑफिस में एक वानरा बाबू थे, बड़े बाबू थे वो, वानरा बाबू। तो वानर, रीछ, ये सब टाइटल थी ये ट्राइबल्स कम्युनिटी की। फिर हमने और उसमें जो है खोदा है, वैचारिक खुदाई की, तो हमें लगा कि ओ ये तो सब ट्राइबल्स लोग थे, जितने रीछ, बानर, भालू, ये सब जितने अंगद, सुग्रीव, ये हनुमान वगैरह वगैरह, जटायु से लेकर, ये तो सब ट्राइबल्स थे, और इन्हीं को लेकर के और इन्हीं के राजा को हरा दो। ये तो टैक्टिस, हमने कहा ओ ये तो ब्राह्मणवाद जो है, अभी बाबा साहब जो बोल रहे हैं वो तो हजारों साल से चल रहा है भाई। तो मुझे लगा कि ओ ये तो वंचित किया भाई, उसी के भाई को उससे फोड़ करके उसको मरवा दिया, और रावण के भाई को फोड़ करके उसका पूरा जो है राज ले लिया। तो ये चीज हमें बार बार उद्वेलित करता रहा कि ऐसा जो है कैसे हुआ कि बाली इतना बड़ा, कहते हैं कि बाली जो है अपने कांख में रावण को दबा लेता था, इतना बली, और रावण खुद ही इतना बली। तो हमने कहा इतने बली को जो है मारने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है, तो ये जरूर चोरी किया राम ने, और इसी को भगवान बताते हो, ये क्या भाई विडंबना है। तो इस पे मैं रिटेलिएट किया, इसका मैंने जो है विरोध किया कविता के माध्यम से, और ये दिखाने की कोशिश की, जो कि सच भी है, कि किस तरह से आपके जो नायक होते हैं समाज में, जो आगे बढ़ते हैं, जिनको देख करके पूरा समाज आगे बढ़ सकता है, उन्हीं को ये लोग पहले खत्म कर देते हैं, ताकि वहां जो है आपका सिर ही कट जाए, पहले आप डिमोरलाइज हो जाएंगे वहीं से। आज भी वो चीज जारी है, पहले भी थी, आज भी जारी है। इतिहास में देखिए, महिषासुर का नाम लीजिए आप, रावण का नाम लीजिए, वाली का नाम लीजिए, ऐसे तमाम हैं जो है, हिरण्यकश्यप का नाम लीजिए, जितने भी ये रहे हैं, ये यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, उनके जो हीरो थे, इनको ही खत्म कर दिया। ये छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के जो सरनेम होते हैं या उपनाम होते हैं, वो केरकेट्टा, एक्का, ये सब रहते हैं, जो जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर, उनसे संबंधित ही रहते हैं, और वो वही उनका गोत्र भी होता है। हाँ, वही गोत्र होता है। और उसको इन्होंने कह दिया कि ये तो सांप है, आई हो गया, नाग हो गया। अरे नाग जाति जो है इस देश की सबसे पुरानी जाति, और इतनी लड़ाकू और इतनी जो है वीर लोग थे वो, कि पूरा जो है पूरा ये इलाका नागों के उसका था, नाग लोगों का पूरा राज्य था यहाँ। अब उसको नाग यज्ञ बोल दिया कि नाग यज्ञ किया तो सब नाग आकर के आहुति में गिरने लगे। अरे ये तो झूठ, नाग यज्ञ किया तो नागों को इन्होंने ऐसे षड्यंत्र करके मारा, एक एक करके। ठीक है, जो कहते हैं ना कि परीक्षित ने जो है वो नाग यज्ञ किया तो जो है मारा, तो ये कपोल कल्पित कहानियां बना करके साधारण आदमी को, ताकि वह अपने जो हीरो है उसको फॉलो न करे। ठीक है, और इसी ब्राह्मणवाद के जंजाल में वो फंसा रहे, ताकि हमारी सेवा जो है होती रहे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रवंचना में इस तरीके से आपने बातों को रखा। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आपकी एक किताब और आई है, दलित दर्शन की वैचार की, जिसमें दलितों से संबंधित जो लेख हैं उनको शामिल किया गया, लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाया, लोगों तक आपका मैसेज जो उसमें लिखा है वो लोग समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? अब देखिए, जहाँ तक पहुँच रही है वो तो लोग समझ रहे हैं, लोग बच्चे शोध भी कर रहे हैं, मेरे पास फोन भी आते हैं, उनके तमाम रेफरेंस लेते हैं उस किताब से लोग। लेकिन जो है जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके मतलब की थोड़ी वो ज़्यादा हो गई है चीज़, इसलिए हो गई कि उसमें तमाम शोध टाइप के चीज़ें हैं, तो साधारण आदमी के पल्ले थोड़ी कम पड़ती है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे भाषा के ऊपर ही है, भाषा के ऊपर हमने एक बिल्कुल उसमें शोध का काम किया है। जैसे कहते हैं कि संस्कृत भाषा को कहते हैं कि भाई ये सभी भाषाओं की जननी है। हमने कहा ये संस्कृत भाषा जो है जननी हो ही नहीं सकती है। यहाँ जो है पैसाची से लेकर के फिर जो डेवलप होते हुए थे कई भाग, फिर पाली प्राकृत जो है इससे होते हुए जो है भाषाएं आगे बढ़ी, और उससे फिर संस्कृत ने जो है अपना ग्रामर डेवलप किया। ठीक है, पाली जो है ग्रामर जो है वो सबसे पुराना, पाली भाषा पुरानी, उसके पहले भी जो है वो जो है पैसाची भाषा जो है, जहाँ तक हमें मालूम है पैसाची भाषा जो है इधर की सारी भाषाओं की मूल है, वहाँ से फिर सारी भाषाएं जो है निकलती हैं।
तो इस तरह की कपोल कल्पनाएं जो है की गई हैं। इवन वेद में भी जो है 2 तरह की भाषाओं का इस्तेमाल है। हाँ, वेद में भी, और बाद में जो है ये जो पाणिनि ने इन्होंने जो है डेवलप किया वो तो बहुत बाद की बात है ना। वो तो पाली प्राकृत तो जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं। ये बहुत बाद में इन्होंने ग्रामर बनाया फिर संस्कृत का। तो संस्कृत का ग्रामर बाद में बनने का क्या मतलब है? संस्कृत माने ही है संस्कार किया। संस्कार करने का मतलब बनाया हुआ, किसी चीज को पॉलिश किया हुआ, उसको सुघड़ बनाया हुआ, उसको, इसका मतलब ही यही है। माने कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी, उसको आपने कहा कि हम इसको संस्कार कर दिए भाई, अब ये हमारी हो गई, तो वो संस्कार की हुई चीज संस्कृत हो गई। तो वो कैसे सबकी जननी हो सकती है? जो खुद ही जो है दूसरे से बनाई हुई है, वो सबकी जननी कैसे हो सकती है? ये है इसके पीछे। तो ये माना जाए कि संस्कृत को जो 5000 साल पुरानी भाषा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं विद्वान पंडित, और इस तरीके का बहुत दुष्प्रचार भी किया जाता है और इस तरीके की चीजें स्थापित भी की जा रही है, तो जो बहुत गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। और भाषा कोई 4-5 साल पुरानी थोड़ी ही डेवलपमेंट है। भाषा तो बहुत पहले से चली आ रही है, 20,000-25,000 से भाषा का डेवलपमेंट है। अब उसका फॉर्म जो है जैसा रहा हो, जैसे कन्वे करता आदमी, जैसे समझ लेता है, वो भाषा चल पड़ी। ग्रामर और वो तो बाद में बना ना, कि भाई जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वही चीज बोलें, वही चीज समझें, तो एक जो है डिसिप्लिन बना दिया, बस ये है। ये थोड़े से गूढ़ विषय हैं और एकेडमिक्स के लिए हैं ये, तो उस तरह की चीजें जो है साधारण आदमियों के जो है समझ की नहीं होती है। इसलिए भी हो सकता है कि लोग रुचिकर न लगती हो। तो इस तरह की चीजें हैं। और चीज उसमें है ये जो है आर्य अनार्य, इसके जो इन्वेजन्स हैं जो है उसके बारे में भी शोध लेख है। तो इस तरह के कुछ उसमें जो है मौलिक काम है, और विद्वान जो पढ़ते हैं वो तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आम जनता के लिए मैं सोचता हूँ कि जो है उनके लिए भी इसको साधारण भाषा में आना चाहिए। तो क्या आप इस पर काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पे काम किया जाना चाहिए, और भविष्य में कभी अगर फुर्सत मिली तो इस पे काम करें। अच्छा, आपकी 2 गज़ल संग्रह, तशनगी का रास्ता, सुबह की उम्मीद, प्यासी प्यास, तो इसमें किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप इसमें गज़लें लिखे हैं, या किन बातों को ध्यान में रखकर, या किन बातों को उसमें शामिल किए हैं? देखिए, गज़ल जो होती है वह जो है हर शेर उसका इंडिपेंडेंट होता है। ये कई विषय नहीं होते हैं उसमें। एक गज़ल होती है मुसलसल गज़ल कहते हैं उसको, जो एक ही विषय में जो है वो लगातार लिखी जाती है, वो मुसलसल गज़ल। जो गज़ल होती है वो एक तरह से जो है वो विषय से जो है वो फ्री है, लेकिन एक शेर जो होगा उसमें एक विषय होगा, दूसरे में दूसरा विषय हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वही है। तो इसलिए एक गज़ल में जब इतने विषय हैं तो पूरी किताब में कितने विषय होंगे? तो एक ही विषय नहीं है उसमें, लेकिन जो लिखने वाला है उसकी जो केंद्रीय सोच है, ठीक है, वो तो बार बार रिफ्लेक्ट होगी उसमें, ठीक है। और हमारी केंद्रीय सोच क्या है? केंद्रीय सोच यही हमारी है कि मनुष्य ही मनुष्य को क्यों वंचित कर रहा है, क्यों शोषित कर रहा है, क्यों उसको धोखा दे रहा है, और सबके हिस्से पर कुछ खास तरह के लोग ही काबिज होना क्यों चाहते हैं। यही मूल रूप से स्वर है, और यही घूम फिर करके गज़लों में भी दिखाई देता है, आया है। तो आप कुछ गज़लें हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। गज़लें जैसे मैंने, देखिए, केवल जो जाति विद्वेष है, जातिवाद है, उसी पे नहीं, मैंने एक मनुष्यता का बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर सोचने की कोशिश की। देखिए, एक शेर कि कहीं शिवाले कहीं मस्जिदें गिराते हैं, कहीं शिवाले कहीं मस्जिदें गिराते हैं, ये लोग मलबे से झगड़े का घर उठाते हैं। वाह, क्या बात है। ये लोग तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि केवल एक जो है बिल्कुल सीमित दायरा नहीं। गज़ल का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और मनुष्यता का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस धरती पे है। उस प्लेटफॉर्म पर जाइए तो फिर कहाँ अपना और कहाँ पर आया। हर आदमी के दुख दर्द है। भगवान बुद्ध जो है का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ कि वो कहे सब्बे सत्ता सुखी हो तू, दुनिया की सारी सत्ताएं सुखी हों, मनुष्य सत्ता, पशु सत्ता, ये जो वनस्पतियों की सत्ता है,
माने संपूर्ण प्रकृति। कितना आगे की सोचते हैं बताइए, और हम लोग खाली मनुष्य का नहीं सोच सकते हैं। और देखिए इस तरह, इस हवाले से मैं कुछ शेर देख, कहते हैं कि कानून के ऊपर वो रहें कल की ही तरह, कानून के ऊपर वो रहें कल की ही तरह, जो चाहते हैं जुल्म करें और सजा न हो। क्या बात। जो चाहते हैं जुल्म करें और सजा न हो। जब जिक्र हुकूमत से छिड़ा तिश्ना लबी का, तिश्ना लबी माने होठों की प्यास, जब जिक्र हुकूमत से छिड़ा तिश्ना लबी का, प्यासों पे ही इल्जाम था पानी की कमी का, प्यासों पे ही इल्जाम था पानी की कमी का। और एक शेर देखिए, ये 4 लाइनें, 4 कि तोड़ फोड़ कर पहले वे अस्तित्व मिटाते हैं, तोड़ फोड़ कर पहले वे अस्तित्व मिटाते हैं, फिर पत्थरपन ढलने तक सीमेंट बनाते हैं। तोड़ फोड़ कर पहले वे अस्तित्व मिटाते हैं, फिर पत्थरपन ढलने तक सीमेंट बनाते हैं। और टूट गए पर लोगों ने समझौता नहीं किया, टूट गए पर लोगों ने समझौता नहीं किया, इनकलाब की वही तो दीवार उठाते हैं, इनकलाब की वही तो दीवार उठाते हैं। और कहता हूं देखिए कि जो सच के तरफदार थे अब भी गुलाम हैं, जो सच के तरफदार थे अब भी गुलाम हैं। आज़ादी की अफवाह तो झूठों का शगल है, आज़ादी की अफवाह तो झूठों का शगल है। और अब देखिए गज़ल के कुछ शेर सुना देता हूँ आपको, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अंधेरे कह रहे हैं कि सुबह न होने देंगे, अंधेरे कह रहे हैं सुबह न होने देंगे, लहू जला के अब सूरज तलाश करना है, लहू जला के अब सूरज तलाश करना है। और देखिए हमारे कत्ल में शामिल थे देवता सारे। अब देख देवता और जो दानव है इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट जो पूरा चेंज कॉन्सेप्ट है। अब वो जिसके समझ में आएगा उसे समझ में आ जाएगा कि कौन देवता कौन दानव। हमारे कत्ल में शामिल है देवता सारे, देवता सारे, जहां नहीं है वो कातिल वहां गवाह में है, जहां नहीं है वो कातिल वहां गवाह में है। और पूछकर जात घराने मेरे, पूछकर जात घराने मेरे, सब लगे ऐब गिनाने मेरे, पूछकर जात घराने मेरे, सब लगे ऐब गिनाने मेरे। और जात फिर इल्म से बड़ी निकली, जात फिर इल्म से बड़ी निकली, काम आए न बहाने मेरे, काम आए न बहाने मेरे। और देखिए कि घर में थोड़ी जात पात है, घर में थोड़ी जात पात है, बाहर तो हम साथ साथ हैं। घर में थोड़ी जात पात है, बाहर तो हम साथ साथ हैं। दिखलाने को समरसता है, खाने वाले और दांत हैं। तो इस तरह के जो शेर हैं वो उससे आपको साफ मैसेज मिलेगा कि जैसे धर्म की बात करते हैं ना कि भाई दलित लोग जो है बौद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, कहीं इस्लाम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसको मैंने इस तरह से उसका बुना है। कहते हैं कि उस घर छुरियां इस घर फांसी। अब उस घर और इस घर से इशारे में समझिए, उस घर छुरियां इस घर फांसी, जैसा काबा वैसा काशी, जैसा काबा
वैसा काशी, गेरुआ दाढ़ी मुजरिम बेगम, गेरुआ दाढ़ी मुजरिम बेगम, हवालात में शूद्र मिरासी, हवालात में शूद्र मिरासी, अब भूख का रंग अमावस जैसा, भूख का रंग अमावस जैसा, भरे पेट को पूर्णमासी, भरे पेट को पूर्णमासी, सांसें भी अटकाती जी को, फांस बनी है जात बलासी, फांस बनी है जात बलासी। अब पूत जन्म पर बावन पूजें और बाप मरे तो धाएं काशी, पूत जन्म पे बावन पूजे, बाप मरे तो धाएं काशी, वो काटे तो वीर कहावे, हम मारे तो डामल फांसी, वो मारे तो वीर कहावे, हम मारे तो डामल फांसी। बहुजन हो तो बहुजन बोलो, खटिक चमार रजक क्या पासी, हक देने में हुज्जत करते, खुद को ताजा हमको बासी। अब देखिए गजल कहाँ नहीं साथ में है आपके, बिल्कुल आपके जितने भी आपके इमोशंस हैं, ख्यालात हैं, आपके भाव मनोभाव जितने हैं, और आपका जो विद्रोह है, जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, उसको व्यक्त करने में पूरी गजल साथ में है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरे तो साथ है, और ये मैंने अपने उदाहरण में बताया। तो हमको हमने जो सवाल किया था उसका जवाब आपकी गज़लों से हमको अभी मिला जी। ज़्यादातर एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे, जानना चाहूँगी कि आप रेलवे में रहे, कई साल तक आपने रेलवे में सेवाएं दी, तो आपका सौंदर्य बोध को विकसित, आपके सौंदर्य बोध को विकसित करने में कितना उसने सहयोग किया, और आपकी क्या यादें हैं, संस्मरण है उस जहाँ आपने सेवाएँ दी? जहाँ मैंने सेवाएं दी रेलवेज में, वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल इसलिए था कि रेलवे का अपना एक अलग अंपायर है, अपनी उनकी लाइब्रेरी है, पढ़ने लिखने के लिए वाचनालय है, क्लब है, तो उसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया अपने एकेडमिक के डेवलपमेंट के लिए। तो लोग जो है चीज़ों को दूसरे तरह से सोचते हैं, देखते हैं। कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आप गज़ल लिखते हैं, ऐसा कैसे, और आप अफसर हैं और गज़ल लिखते हैं, ऐसा कैसे। हमने कहा देखो 24 घंटा तो सभी को दिया ना प्रकृति ने, अमीर गरीब अफसर मजदूर सबके लिए, उस 24 घंटे को ही हमने इस्तेमाल किया है। आप नौकरी के बाद कहीं जो है क्लब में बैठ कर के जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, कोई स्विमिंग करता है, कोई दूसरा रोजगार करता है, और मैं जो है पढ़ाई करता हूँ, तो उसमें कौन सी बात है। वो तो जो है आप समय को जैसे रेगुलेट करेंगे वैसे समय आपका साथ देगा, तो वो हमने किया। तो रेलवे ने जो है मुझे एक तो ये सुविधा मुहैया कराई कि पूरे देश में जो है जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी, डिफरेंट जगहों को देखने के, डिफरेंट कम्युनिटीज से इंटरेक्शन हुआ है, और कहाँ कहाँ के कैसा कल्चर है, किस तरह से जो है लोगों का जीवन है, किस तरह से लोग जो है आर्थिक सामाजिक स्तर पर कैसे अलग अलग हैं या एक साथ हैं, वो सारी चीज़ें जो देखने को मिली। तो उससे जो है हम लोग गांव के रहने वाले लोग थे, तो हमने जो है एक नया दुनिया का विस्तार देखा और उसको आत्मसात किया फिर, और उसको फिर तुलना किया अपने जहाँ से हम हैं कि भाई वहाँ में यहाँ में क्या फ़र्क है। हमेशा मैं सोचता था ये अच्छे क्यों हैं, वहाँ क्या खराबी है। तो इस तरह से मैंने अपने एकेडमिक्स में जो है रेलवे को बहुत ही सहयोगी पाया, और हमेशा हमने उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया। जी। आज की इस मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये बातचीत आपको अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जी।